Hello students, today we will start our chapter number 4 agriculture from geography. The first topic is type of farming. पहले टॉपिक में स्टूडेंट्स हम डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग्स के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी सबसे पहली जो टाइप ऑफ फार्मिंग है वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये इस टाइप की जो फार्मिंग होती है स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के कुछ ही हिस्सों में की जाती है और इसको हम जो एग्रीकल्चर जो इसमें होता है, जो फार्मिंग होती है, वो जो प्रैक्टिस किया जाता है वो बहुत ही लैंड्स जो होती है छोटी लैंड्स के ऊपर किया जाता है। स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड का मतलब छोटी लैंड्स होती हैं। और प्रिमिटिव टूल्स का मतलब हो गया हम काफ़ी पुराने जो औज़ार होते हैं जो फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं, जैसे फावड़ा हो गया या डो हो गया, ये एक स्लाइसिंग टूल होता है, या डिगिंग स्टिक, खोदने वाली स्टिक्स हो गई, उसका इस्तेमाल करके फार्मिंग करते हैं। और फार्मिंग करने वाले कोई लेबर बाहर से नहीं आते हैं, फैमिली के ही लोग आपस में मिलके फार्मिंग का काम पूरा करते हैं। नाउ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून। इस टाइप की फार्मिंग जो होती है वो मानसून पे डिपेंड होती है। अपने जो पानी की जो ज़रूरत होती है फार्मिंग में वो मानसून के ऊपर फार्मर्स डिपेंड होते हैं। साथ ही साथ सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी, की सॉइल नेचुरल तरीके से अपने आप फर्टाइल हो। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल, पर्यावरण की जो भी कंडीशंस होती हैं जो क्रॉप को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो फार्मर्स इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं, जहाँ पे फार्मर्स एक लैंड को क्लियर करते हैं और सीरियल्स को, अनाज को प्रोड्यूस करते हैं और फूड क्रॉप को ऐसा प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए उतना अनाज ग्रो कर पाएँ। सस्टेन का मतलब अपनी फैमिली को पाल सकें, उतना अनाज ये ग्रो कर लेते हैं। जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है तो फार्मर्स किसी नए लैंड के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ कल्टीवेशन करने लगते हैं। तो इस तरीके से शिफ्टिंग करने से क्या होता है कि लैंड को रिप्लेनिश, लैंड की फर्टिलिटी जो होती है, क्योंकि जितना लैंड पे काम करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी डे बाय डे रिड्यूस होती जाएगी, उसका उपजाऊपन ख़त्म होता जाएगा। तो नेचर नेचुरल तरीके से लैंड को रिप्लेनिश कर देता है, मतलब एक तरीके से उसको ठीक कर देता है। प्रिमिटिव सब्सिडेंस फार्मिंग में जो लैंड पे प्रोडक्टिविटी होती है, जो पैदावार होती है, वो इस तरह बहुत ही कम होती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स, किसी भी नए तरीके के फर्टिलाइज़र्स या मॉडर्न इनपुट्स मेथड का यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसको अलग अलग नाम से अलग अलग देशों में जाना जाता है। जैसे कि अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसे झूमिंग बुलाया जाता है। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जैसे आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, तो वहाँ पे इसे हम झूमिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मणिपुर में इसे पमलऊ के नाम से जानते हैं, बस्तर में हम इसे दीपा के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसे दीपा के नाम से जानते हैं। दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट एंड इन अंडमान एंड निकोबार, और साथ ही साथ जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहाँ पर भी इसे दीपा के नाम से जानते हैं। झूमिंग को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको, मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं। एंड सेंट्रल अमेरिका, मतलब मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको हम मिल्पा के नाम से जानते हैं। कैनिको इन वेनेजुएला, और वेनेजुएला में हम इसे कैनिको के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में इसको रोका के नाम से जानते हैं। मसौली इन सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में इसे मसौली के नाम से जानते हैं। लदांग इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जानते हैं, और वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। इंडिया में भी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज़ कॉल्ड बेवार। साथ ही साथ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, मतलब इसी हम सब्सिडेंस फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इंडिया में इसे किस नाम से जानते हैं, जैसे कि बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, बेवार और दहिया मध्य प्रदेश में बुलाया जाता है। पुदू और पेंडा आंध्र प्रदेश में बुलाया जाता है। पामादाबी और कोमन और ब्रिंगा उड़ीसा में बुलाया जाता है। कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वालरे और वल्त्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसे झूमिंग के नाम से जानते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग है स्टूडेंट, वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस फार्मिंग को वहाँ प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पे पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब लैंड पे एक तरीके से प्रेशर होता है। मतलब लैंड आपकी एक लिमिटेड, मान लीजिए लैंड आपकी तो लिमिटेड है ना, उसको तो हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन जहाँ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे इस तरह की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है।
हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट एंड इरिगेशन, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल फर्टिलाइज़र्स की या फिर मैन्योर की इस्तेमाल इसमें किए जाते हैं। इरिगेशन मतलब पानी के लिए मानसून पे नहीं डिपेंड होते हैं, इरिगेशन की व्यवस्था की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। नाउ थर्ड टाइप ऑफ फार्मिंग जो स्टूडेंट्स है यहाँ बुक में आपकी, वो है कमर्शियल फार्मिंग। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक इस फार्मिंग का होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, मतलब मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग्स, जैसे ट्रैक्टर हो गए, थ्रेशर्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, तो नए नए मॉडर्न मेथड्स का यूज़ किया जाता है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो बीज होते हैं वो बहुत ही यील्डिंग मतलब हो गया, इसमें जो पैदावार होगी क्रॉप्स की वो बहुत अच्छी होगी। नए नए इनपुट्स का यूज़ किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की है वो बढ़ाई जा सके। तो द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो इस तरह की फार्मिंग को ज़्यादातर कमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जाता है, मतलब मार्केट में सेल आउट करने के लिए किया जाता है। तो कमर्शलाइजेशन अलग अलग हो सकता है कि जैसे राइस है, फॉर एग्जांपल राइस, चावल जो है अगर हरियाणा में कमर्शियल क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा, अगर पंजाब और हरियाणा में वो एक कमर्शियल क्रॉप है, तो उसी जगह पे राइस जो है आपका उड़ीसा में सब्सिडेंस क्रॉप है। मतलब हरियाणा पंजाब में तो राइस को इसलिए उगाया जाता है ताकि उसको मार्केट में बेचा जा सके और प्रॉफिट कमाया जा सके, लेकिन उड़ीसा में उसको इसलिए क्रॉप को ग्रो किया जाता है राइस को, ताकि सब्सिडेंस क्रॉपिंग मतलब एक तरीके से जो खाने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि सेल आउट करने के लिए। तो कमर्शलाइजेशन वेरी कर सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। प्लांटेशन, प्लांटेशन एक आपका पार्ट है कमर्शियल फार्मिंग का। इस तरह की फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप को हम एक बड़े से एरिया में ग्रो करते हैं, तो उसे हम प्लांटेशन कहते हैं, क्योंकि एक ही तरीके के प्लांट एक लार्ज एरिया में ग्रो किए जाते हैं। और ज़्यादातर प्लांटेशन में क्या होता है कि आपके कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, मतलब इसमें काफ़ी पैसा भी लगता है, लेबर्स भी लगते हैं। लेबर कभी कभी माइग्रेंट लेबर्स भी होते हैं, मतलब ऐसे लेबर जो कहीं बाहर से आए हैं और प्लांटेशन एरिया पे काम करते हैं। और ज़्यादातर जो भी इसमें प्रोड्यूस किया जाता है वो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, रबड़ है, शुगर केन है, तो ये क्या है, ये एक प्लांटेशन क्रॉप है। तो अगर आप देखिए, टी है आपका एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है टी इंडस्ट्री में, रबड़ यूज़ किया जाता है रबड़ इंडस्ट्री में। तो एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया है, जैसे आसाम में टी, बंगाल की कॉफ़ी, कर्नाटका, नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी इन कर्नाटका। तो आसाम में हमने देख लिया, जैसे आपकी टी हो रही है, बंगाल में भी टी है, कर्नाटका में कॉफ़ी है। तो ये कुछ प्लांटेशन क्रॉप के एग्जाम्पल दिए गए हैं अलग अलग स्टेट में। Since the production is mainly for market as well as developed network of transport and communication connecting the plantation area, processing industries and market play an important role in the development of plantation। क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन जो भी प्लांटेशन में किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि उसको मार्केट में सेल आउट किया जा सके, मार्केट की नीड के हिसाब से किया जाता है। तो जो भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसका रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्लांटेशन के डेवलपमेंट में। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न। इस टॉपिक में स्टूडेंट आपको ये पढ़ना है कि क्रॉपिंग पैटर्न हमारे इंडिया में कितने तरीके के होते हैं। तो सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमने क्रॉपिंग पैटर्न को इंडिया में हम देख सकते हैं। जैसे इंडिया में 3 तरीके के क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, एक आपका राबी, एक खारिफ, एक जैद। मतलब एक आपका विंटर सीज़न के लिए होगा, एक आपका समर सीज़न के लिए होगा, और एक विंटर और समर सीज़न के बीच में जो मंथ बच जाते हैं उनमें जैद सीज़न होते हैं। तो राबी क्रॉप्स जो ज़्यादातर सो किए जाते हैं, जब बोए जाते हैं तब विंटर का टाइम होता है, अक्टूबर से दिसंबर का। और जब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, जब इसकी हम कटाई इन क्रॉप्स की करते हैं, तो वो समर का महीना होता है, वो अप्रैल टू जून होता है। कुछ राबी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो कि हैं वो है वीट आपका, बार्ली है, पीज़ है, ग्राम है, मस्टर्ड है। ये क्रॉप्स को एक लार्ज पार्ट इंडिया के लार्ज पार्ट में ग्रो किया जाता है। इंडिया के जो नॉर्थ स्टेट हैं और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ पे राबी क्रॉप्स को सो किया जाता है, राबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है।
Availability of precipitation during the winter month due to the western temperate cyclones help in the success of this crop. अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि विंटर के महीने में भी कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, इंडिया में जाड़े के महीने में, विंटर्स के मंथ में भी कभी कभी बारिश हो जाती है, और ये बारिश जो होती है वो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से होती है। तो कभी कभी जब जाड़े के टाइम पे, विंटर के टाइम पे जो बारिश होती है, वो बारिश का पानी जो है वो राबी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक विंटर क्रॉप है। और विंटर सीज़न में तो ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन कभी कभी बारिश जो विंटर सीज़न में होती है ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, तो इसकी वजह से इन क्रॉप्स को ग्रो करने में आसानी होती है। सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट राजस्थान में हुआ है, उसकी वजह से भी काफ़ी क्रॉप की यील्ड बढ़ी है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से राबी क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता है। हमारा दूसरा सीज़न जो है वो है आपका खारिफ क्रॉप का, जो कि समर सीज़न के लिए होता है। जैसे ही हमारा मानसून स्टार्ट होता है, ऑनसेट होता है, तो खारिफ क्रॉप को ग्रो किया जाता है हमारी कंट्री में, और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो सितंबर से अक्टूबर के महीने में की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो कि इस सीज़न में ग्रो किए जाते हैं वो है पैडी, धान जिसे चावल कहते हैं, मेज़, ज्वार, बाजरा, तुअर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ग्राउंडनट हो गया आपका, सोयाबीन हो गई। कुछ राइस ग्रोइंग रीजन, किस किस जगह पे राइस को ग्रो किया जाता है हमारे कंट्री में, वो है असम, वेस्ट बंगाल। कोस्टल रीजन, जहाँ पे कोस्ट होगा जिस जगह पर, वहाँ पे भी राइस को ग्रो किया जाता है, जैसे हमारा जो उड़ीसा स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, महाराष्ट्र है। अगर आप ध्यान दीजिए तो इन स्टेट्स में हमारे कोस्ट हैं, कोस्टल रीजन्स हैं, तो वहाँ पे राइस ग्रो करते हैं। अलॉन्ग विद द उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी राइस को ग्रो किया जाता है। पैडी हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो, साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा में भी जो चावल है एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कुछ स्टेट जैसे कि असम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके के चावल्स को ग्रो किया जाता है एक ही साल में। ग्रोन इन अ ईयर मतलब एक साल के अंदर ही की बात की जा रही है। तो वो है ओस, अमन, बारो, बुरो। तो ये जो है आपका राइस का प्रकार है, एक तरीके का राइस का कैटेगराइजेशन है। राबी और खारिफ सीज़न के बीच का जो टाइम होता है, जो शॉर्ट पीरियड होता है, जो शॉर्ट सीज़न होता है, देर इज़ अ शॉर्ट सीज़न ड्यूरिंग द विद समर मंथ्स। तो जी ये जो शॉर्ट सीज़न होता है समर मंथ के बीच का, उसे जैद सीज़न कहा जाता है। और जो क्रॉप इस सीज़न में ग्रो किए जाते हैं उन्हें जैद के नाम से बुलाया जाता है। सॉरी, जो क्रॉप्स इस ज़ैद पीरियड में ग्रो होते हैं वो ज़्यादातर आपके पानी से भरे होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, या कुछ वेजिटेबल्स हो गई, या फिर फॉडर। फॉडर का मतलब चारा होता है। तो जो हम चारे की तरह जो क्रॉप्स को हम चारे की तरह यूज़ करते हैं, जानवरों को देते हैं, वो भी इसी पीरियड में ग्रो किया जाता है। That's for today, and on the basis of today's discussion, students, I have given you certain questions in question bank which you have to solve it. Thank you.